इवनिंग श्रीदेवी जी। गुड इवनिंग शैलेश कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। आई होप अब आप सभी लोगों को जो है वीडियो जो है मेरी विजिबल स्क्रीन जो है विजिबल होगी। आई होप वीडियो भी शायद वर्क कर रहा होगा। बट चलिए फिर आज का सेशन जो है हम चालू करते हैं। आज का सेशन जो है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्पेशल सेशन ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फॉर कमिंग एग्जाम्स। तो ये जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस रहेंगे और आप सभी को जो है काफी फायदा करेंगे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। आज का सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज आपके पास ऑप्शंस भी है, तो ओपन एंडेड सेशन नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छा आप लोगों को मजा आएगा। ऑप्शंस रहेंगे, इसलिए मैं चाहूंगी कि हम जितने भी साथी आज सेशन में जुड़े हैं सभी लोग जवाब दें और इस सेशन को जो है सक्सेसफुल आपका पार्टिसिपेशन से बनाएं। तो अगर सभी लोग तैयार हैं चैट में फटाफट एक थम्स अप दे दीजिए। और सभी लोगों को आज जो है आंसर्स आपको देने हैं और मैं सबका पार्टिसिपेशन देखूंगी चैट के थ्रू। और चलिए फिर आज का सेशन चालू करते हैं। ओमकार जी, लोकेश जी ने मुझे ओके लिख दिया है, अविनाश कुमार जी ने भी लिख दिया है और ठीक है, बाकी और किसी ने नहीं लिखा है। ओके ठीक है, मूलचंद जी ने भी लिखा है कि वो तैयार है। चलिए वेरी वेल डन। फिर आज का सेशन जो है चालू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। प्रिंटिंग और सर्कुलेशन ऑफ फॉर्ज्ड इंडियन करेंसी नोट्स इज एन ऑफेंस अंडर प्रोविजन ऑफ। प्रिंट करना या जो जाली इंडियन करेंसी को फैलाना, उसका सर्कुलेशन करना कौन से एक्ट के अंदर जो है, प्रोविजन के अंदर जो है ऑफेंस है। ऑप्शंस है आरबीआई एक्ट, ए बी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सी है इंडियन पीनल कोड, डी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो चलिए रॉकेट स्पीड से आप सभी लोग आंसर्स दे रहे हैं। मैं कुछ आंसर्स, नितिन जी कह रहे हैं डी होना चाहिए, अविनाश जी कह रहे हैं सी, अशोक जी का कहना है ए, ओमकार जी कह रहे हैं सी इंडियन पीनल कोड और ओमकार जी ने कहा सी, अरुण जी कह रहे हैं ए होना चाहिए आरबीआई एक्ट 1934। लोकेश कुमार जी, अमित कुमार जी, मूलचंद जी, रितेश जी का भी कहना है कि एक पे ताला लगा दीजिए, ए होना चाहिए सही जवाब। शैलेश कुमार जी का भी यही कहना है कि ए आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से कि प्रिंटिंग और सर्कुलेशन जाली नोटों का एक अपराध है, ऑफेंस है। ठीक है, ओमकार जी का भी कहना ए है। श्रीदेवी जी कह रहे हैं इंडियन पीनल कोड के हिसाब से है। तो हर क्वेश्चन को हम लोग लगभग 30 सेकेंड्स का समय देके चलते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हैं आज। तो आज का सेशन जो है आप लोग जब तक जाएंगे इस सेशन से तो आपके पास गुड बैंक ऑफ 50 क्वेश्चन रहेगा तैयार। ठीक है, तो मिक्स्ड आंसर्स हैं। कोई कह रहा है ए होना चाहिए, कुछ साथी का कहना है डी होना चाहिए, किसी ने कहा सी होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं सही जवाब क्या है। यहाँ पर सी जो है इज द करेक्ट आंसर। इंडियन पिनल कोड के हिसाब से प्रिंटिंग और सर्कुलेशन ऑफ फोर्स्ड इंडियन करेंसी नोट्स इज एन ऑफेंस। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इंडियन पिनल कोड ने के हिसाब से ये एक अपराध है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत बहुत आप लोग अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। फोर्ज नोट्स कैन बी इम्पाउंडेड बाय। जो फोर्ज नोट हैं वो कैसे इम्पाउंड किए जा सकते हैं? बाय ऑल द ब्रांच ऑफ द पब्लिक सेक्टर। मनीष जी, अमित जी ने पहले ही देख लिया, ऑल ऑफ द अबव कह रहे हैं, बाय ऑल ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। तो ऑप्शंस है हमारे पास। ब्रांचेस सभी पब्लिक सेक्टर के जो ब्रांच है वो कर सकते हैं। ऑल ब्रांचेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑल ब्रांचेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, ट्रेजरीज एंड सब ट्रेजरीज। ठीक है, सभी लोग एक मत से कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, विच इज द ई ऑप्शन। ठीक है, सभी का यही कहना है। कुसुम जी, रितेश जी, अशोक जी, सभी लोग कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, सभी के द्वारा इम्पाउंड किए जा सकते हैं फॉर्ज नोट्स। बिल्कुल सही जवाब, सभी को मिलता है फुल मार्क्स। यहाँ पर ई इज द करेक्ट आंसर। फॉर्ज नोट किसी भी इन सभी अथॉरिटीज के द्वारा इम्पाउंड किए जा सकते हैं, करे जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ फोर्ज नोट। इन पांचों में से कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, नॉट ट्रू है?
अगर जब्तीकरण की बात करें नकली नोटों की, फॉर्ज नोटों की, नोट सस्पेक्टेड और फाउंड फॉर्ज शुड बी ब्रांडेड विद स्टैम्प्ड फॉर्ज नोट। अगर नोट आपको मिला है नकली, आपको लग रहा है, तो उसे आप फॉर्ज नोट का स्टैंप लगाएंगे और जब्त कर लेंगे। अक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट शुड बी इशूड साइंड बाय कैशियर एंड काउंटर साइड बाय टेंडर। एक अक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट देंगे जिसे कैशियर साइन करेगा और जो टेंडर्ड है वो भी उसे काउंटर साइन करेगा। सी ऑप्शन कह रहा है एक्नॉलेजमेंट रिसीट शुड बी इशूड व्हेन द टेंडरर रिफ्यूज टू काउंटर साइन इट। तभी इशू करेंगे जब टेंडरर मना कर रहा है कि मैं साइन नहीं करूंगा, तभी एक्नॉलेजमेंट शिफ्ट देंगे, रिसीट देंगे, सॉरी। द टेंडरर स्टेटमेंट अलोंग विद द फॉर्ज नोट टू बी सेंट टू द पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और नन ऑफ द अबव। डी में कह रहा है कि जो टेंडरर है उसका स्टेटमेंट फॉर्ज नोट का पुलिस को भेजा जाएगा आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो कुछ साथी कह रहे थे यहाँ पर ए जो है गलत है, बट अभी मैं देख रही हूँ आप लोग कह रहे हैं कि डी शुड बी द रॉन्ग आंसर। डी जो है वो गलत जवाब है मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। बाकी आ, बाकी इंफॉर्मेशन जो है इस नाते में सही दी गई है। सभी लोग कह रहे हैं डी शुड बी द करेक्ट आंसर। एक मिनट। ठीक है, सभी लोगों का कहना है डी। मोस्टली लोग कह रहे हैं डी शुड बी द रॉन्ग आंसर, राइट आंसर। जो भी कहना चाहे यहाँ पर नन ऑफ द अबव, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये चारों ही सही है। यहाँ पर ई इज द करेक्ट आंसर। ये चारों इंफॉर्मेशन जब्तीकरण या फॉर्ज नोटों के जब्तीकरण के बारे में बिल्कुल सही है। ये चारों इंफॉर्मेशन सही है। यहाँ पर सही जवाब जो है नन ऑफ द अबव है। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बैंक्स में नॉट रिपोर्ट केसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ फोर्ज नोट्स टू पुलिस प्रोवाइडेड। बैंक्स कब नहीं बताएगा पुलिस को कि उसके पास फॉर्ज नोट या नकली नोट मिले गए हैं? ओनली वन और टू आर डिटेक्टेड। सिर्फ एक या दो मिले हैं। द टेंडरर बोनाफाइड आर बियॉन्ड डाउट। जो उसके इरादे हैं वो नेक लग रहे हैं जिसके पास वो नोट मिले हैं। द मैटर इज रिपोर्टेड टू इशू ऑफिस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एक आंसर ऑल ऑफ द अबव का भी है, एक नन ऑफ द अबव का भी है। इन कौन से केसेस में है पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा? तो रितेश कुमार जी कह रहे हैं डी, ओमकार जी कह रहे हैं ए, प्यारे लाल जी कह रहे हैं डी। ठीक है, बाकी लोगों को क्या लगता है? अमित कुमार जी कह रहे हैं डी, और कुसुम जी कह रही हैं ई, विजय जी कह रहे हैं ए, दीपमाला जी ए, और बाकी और दो साथी कह रहे हैं ए, अमित जी का कहना है ए, सौरभ जी कह रहे हैं डी। तो ए और डी के बीच में जंग चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि जब सिर्फ एक और दो नोट मिलेंगे, और कुछ कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव। बाकी के दो बी और सी ऑप्शन भी सही है। मूलचंद जी, विकास जी कह रहे हैं कि ए होना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा दुविधा है, इसे दूर भगाते हैं। यहाँ पर जो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इनमें से बैंक्स में नॉट रिपोर्ट केसेस, इन सारे ही केसेस में बैंक को पुलिस को प्रोवाइड बताना पड़ेगा। इनमें से नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि कुसुम जी ने शायद दिया था ई आंसर। बाकी सब लोग ए और डी में कंफ्यूज थे। बट अगर ये तीनों का ही केस होगा, सभी में ही आपको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। एन के यादव जी भी ई लिख रहे हैं, यहाँ पर ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आनी है। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि कौन से केसेस में, इन चारों तीनों में से कौन से केसेस में पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तीनों ही केसेस में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए नन ऑफ दीज हो रहा है आंसर। आई होप मनीष जी क्लियर हुआ होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये भी नॉट वाला ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट एलिजिबल फॉर पेमेंट अंडर द नोट रिफंड रूल्स। नोट रिफंड रूल्स के अनुसार इनमें से कौन है जो कि एलिजिबल नहीं है रिफंड लेने के लिए? अ नोट विच इज लेस देन द हाफ ऑफ द फुल साइज ऑफ द नोट। एक जो नोट है वो हाफ से कम हो, तो अ नोट विच इज फाउंड टू बी फोर्ज्ड, जो कि नकली नोट लग रहा हो वो। अ नोट विच इज डेलिबरेटली कट और टेम्पर्ड, जिसको जानबूझ के काटा गया है या छेड़छाड़ की गई है। सी ऑप्शन ये कह रहा है। अ नोट डिवॉइड ऑफ अ मेजर पोर्शन ऑफ नंबर दैट इज प्रीफिक्स इन 3 डिजिट और 4 डिजिट इन सिंगल डबल नोट्स वेयर द इनएडुकेसी इज देयर एट बोथ द नंबरिंग। जहां पर दो या तीन डिजिट में शुरुआत के आखिर में कुछ गड़बड़ी की गई हो, जहां पर दिख रहा हो कि यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ की गई है वो।
तो सभी लोग कह रहे हैं अभी ईश होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। एक ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है हमारे पास। अशोक जी, अविनाश जी, दीपक जी, पीपी सिंह जी कह रहे हैं सिर्फ बी वाला केस में एलिजिबल नहीं होगा रिफंड के लिए। पर यहाँ पर हमारे पास एक ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है, जो काफी सारे साथी जो हैं दे रहे हैं कि ई शुड बी द राइट आंसर। चलिए, ओमकार जी का भी यही कहना है ई। मूलचंद जी भी कह रहे हैं ई शुड बी द राइट आंसर। चलिए, आशुतोष सिंह जी का भी यही कहना है कि यहाँ पर ई शुड बी द राइट आंसर। चलिए, शैलेश कुमार जी कह रहे हैं बी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो है, इन चारों ही केस में जो है किसी को रिफंड नहीं मिलेगा। अगर कोई इंसान ऐसे किसी भी केस में नोट लेके आता है रिफंड लेने के लिए उस नोट का, ही विल नॉट बी एलिजिबल। तो वेरी वेल डन, यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों को डाउट था वो ध्यान रख सकते हैं, इन केसेस में इज नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ द नोट्स। 1 रुपी नोट में किसका सिग्नेचर होता है? ये तो इजी पीजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट बता देंगे आप सभी लोग बिल्कुल रॉकेट स्पीड से। तो यहाँ पर ए और सी में देख रही हूँ, ए ऑप्शन कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर और सी कह रहे हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो पहले कुछ लोग ए भी कह रहे थे, पर अब सभी लोग कह रहे हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? ठीक है, नितिन जी, एनके यादव जी, सभी लोग कह रहे हैं सी। पहले कुछ साथियों ने कहा था ए, बट अब सभी लोग श्योर हैं कि सी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रहते हैं। ठीक है, जब सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं तो सी को ही ताला लगाते हैं, देखते हैं सी इज द राइट आंसर और नॉट। ये हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सी इज द करेक्ट आंसर। फुल मार्क्स 1 रुपए के नोट पर जो है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सिग्नेचर रहते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द हाइएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ बैंक नोट दैट कैन बी इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई सबसे बड़ा नोट हाईएस्ट डिनोमिनेशन का कितना, कितने उसका इशू कर सकते हैं? मनीष जी, कुसुम जी ने फटाफट जवाब दे दिया, 10,000। और सभी लोग कितनी तेज 10,000 लिख रहे हैं कि मैं नाम भी रीड नहीं कर पा रही हूँ, विच इज अ वेरी गुड साइन। सभी को सही जवाब पता है, बिल्कुल। फुल मार्क्स, 10,000 इज द करेक्ट आंसर। 10,000 रुपए का नोट हाईएस्ट डिनोमिनेशन का आरबीआई इशू कर सकता है। ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चन है। आप लोग को रात में भी पूछा जाए सपने से, मतलब सोते से उठा के, तो आप सही जवाब ही देंगे। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स। आप में से अनुरोध है, रविंद्र सिंह जी प्लीज स्क्रीन पर कुछ मत टच कीजिए, अदरवाइज क्लास जो है डिस्टर्ब होगी। मैं देख रही हूँ ग्रीन ग्रीन लाइंस आप कुछ बना रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस। थैंक यू सो मच। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटिलेटेड नोट्स आर नोट्स विच। म्यूटिलेटेड नोट से आप क्या समझते हैं? ऐसे नोट जो कि टॉर्न हुए हैं, फाड़े गए हैं, या फिर उन्हें डिसफिगर किया गया है, या फिर जला दिए गए हैं, या फिर चींटियों ने खा लिए हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। कुछ आंसर जो है डी, मतलब डी ही आ रहे हैं और ऑल ऑफ द अबव। तो ठीक है, सभी लोगों का कहना है ये सारे ही नोट जो है म्यूटिलेटेड नोट्स में आते हैं, चाहे वो फाड़े गए हों, टॉर्न हो, डिसफिगर्ड हो, या फिर बर्न्ड हो, या चींटी के द्वारा खा लिए गए हों। सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए सही जवाब। चलिए, डी को लगा देते हैं ताला। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, डी इज द राइट आंसर। कोई भी नोट को म्यूटिलेटेड कहेंगे अगर वो टॉर्न हो, वॉश्ड हो, या फिर ईटन बाय आंट्स हो। विकृत नोट या खराब नोट भी कह सकते हैं, कटे फटे। तो a double numbered note cut into 2 pieces but on which both the numbers are intact is called। ऐसा नोट जो कि 2 भागों में फट कट गया हो, पर दोनों पे जो नंबर्स हैं वो एकदम इंटैक्ट हो, एकदम बराबर हो, उस नोट को आप लोग क्या कहेंगे? म्यूटिलेटेड कहेंगे, सॉइल्ड कहेंगे, बोथ ए या बी, या नॉर्मल नोट? ई ऑप्शन भी है, इधर ए या बी, एज पर चॉइस ऑफ द बैंक। बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि म्यूटिलेटेड कहे या सॉइल्ड कहे। ई ऑप्शन ये भी कह रहा है। सॉरी। तो कुछ साथी कह रहे हैं ए बी, और अविनाश जी, रितेश जी का कहना है ई, के बैंक के ऊपर निर्भर करता है। प्यारे लाल जी, अमित जी कह रहे हैं बी कहेंगे, सॉइल्ड नोट कहेंगे ऐसे नोट को। सौरभ तिवारी जी का भी यही कहना है। मनीष कुमार जी कह रहे हैं ई, डिपेंड्स ऑन द बैंक कि वो सब म्यूटिलेटेड कहे या सॉइल्ड कहे। ठीक है, बी और ई, दो आंसर्स देख रही हूँ मैं यहाँ पर, बी और डी। चलिए दोनों को ही देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा जाएगा ऐसे नोट्स को। यहाँ पर इन्हें सॉइल्ड नोट्स कहा जाएगा अगर
कोई ऐसा नंबर, ऐसा नोट है जो डबल नंबर है, दो पीस में कट गया है, पर दोनों नंबर अगर इंटैक्ट है तो उसे सॉइल्ड नोट कहा जा सकता है, म्यूटिलेटेड नहीं कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज सॉइल्ड नोट। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। चलिए, अगेंस्ट म्यूटिलेटेड नोट्स द टेंडरर गेट्स, जो भी वो म्यूटिलेटेड नोट या विकृत नोट देता है उसके बदले उसको क्या मिलता है टेंडरर को? फुल वैल्यू, हाफ वैल्यू, फुल और हाफ वैल्यू और नो वैल्यू फॉर ₹50 एंड अबव, और फुल वैल्यू और नो वैल्यू फॉर लेस देन ₹50, इधर सी या डी। तो यहाँ पर उसको बताना है कि कोई म्यूटिलेटेड नोट लेके आए, कोई कटा फटा जला ऐसा नोट लेके आए तो उसे क्या दिया जाएगा, टेंडरर को क्या मिलेगा, कौन सी वैल्यू मिलेगी। दीपू जी, नितिन जी कह रहे हैं सी, चंदन जी कह रहे हैं डी, अमित जी, एन के आदर जी सी कह रहे हैं। नो वैल्यू मिलेगी अगर 50 रुपए से ज्यादा है, फुल और हाफ वैल्यू मिल सकती है पर 50 रुपए से ज्यादा होगी, नो वैल्यू होगी। सी ऑप्शन कह रहा है ई। रितेश जी कह रहे हैं, मनीष जी भी ई कह रहे हैं, अशोक जी का कहना है ई, या तो इधर सी या डी मिल सकता है, फुल और नो वैल्यू फॉर लेस देन ₹50। ठीक है, ई कह रही है कुसुम जी भी, विजय जी कह रहे हैं ई, रविंद्र रविंद्र सिंह सिंह जी भी कह रहे हैं ई। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, ई पे ही जो है आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। या तो उसको फुल और हाफ वैल्यू मिलेगी, सी में ऐसे कह रहे हैं, और नो वैल्यू मिलेगी 50 रुपए से ज्यादा है, फुल और नो वैल्यू मिलेगी डिपेंडिंग कि 50 रुपए से कम है, फुल वैल्यू मिलेगी या तो नो वैल्यू मिलेगी तो 50 से कम है, तो यहाँ ई इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, वेरी वेल डन। आज का सेशन जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है, और जी तो मजा आ रहा है आप लोगों को आप लोगों के साथ ही क्वेश्चंस करके। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द पे ऑफ अ ड्राफ्ट अप्रोच अस एंड टेल अस दैट ही रिसीव द ड्राफ्ट इशूड बाय आवर ब्रांच व्हिच ही हैज मिसप्लेस्ड समवेयर एंड रिक्वेस्ट टू इशू डुप्लीकेट ड्राफ्ट, व्हाट शुड बी डन। एक पेई है ड्राफ्ट का, बैंक में आता है, बोलता है कि मुझे ड्राफ्ट तो मिला है आपके बैंक बैंक से, पर मैंने घुमा दिया है कहीं, आप मुझे प्लीज डुप्लीकेट ड्राफ्ट दे दीजिए। तो क्या करेंगे? ब्रांच शुड इशू डुप्लीकेट ड्राफ्ट एज रिक्वेस्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट, बैंक इशू कर देगा, रिक्वेस्ट ले लेगा फॉर्मल रिटन में। बी कह रहा है द ब्रांच शुड रिक्वेस्ट हिम टू अप्रोच परचेसर एंड इन द मीन टाइम मार्क कॉशन, however if the payee is able to establish that he is the holder of the draft, duplicate can be issued। तो बी कह रहा है कि ब्रांच को रिक्वेस्ट करेगा कि परचेसर के पास जाओ, उसके उस टाइम पर वो कॉशन मार्क कर देगा, अगर पे प्रूफ कर पाता है कि वो ही है ड्राफ्ट का होल्डर तो उसे डुप्लीकेट इशू किया जाएगा। सभी लोग एक मत से कह रहे हैं कि बी होना चाहिए। अरुण सिंह जी ने तो बहुत मल्टीपल टाइम्स बी लिख दिया है, तो कोई संदेह ही नहीं है। चलिए लगा देते हैं बी को ताला, यहाँ पे लॉक करते हैं बी को। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आप सभी को मिलते हैं फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में, बी इज द करेक्ट आंसर। इस केस में यही किया जाएगा कि रिक्वेस्ट करेंगे अप्रोचर को कि प्रूफ करो कि तुम ही हो इसके असली हकदार, और उसके बाद ही उसको इशू किया जाएगा इंडेमनिटी ऑब्टेन करने के बाद। वेरी वेल डन। चलिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए, रोज मर्तबा की बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इशूइंग ब्रांच issued duplicate draft to its purchaser after completing usual formalities. The paying branch received both original as well as duplicate DD in clearing. तो under this circumstance क्या करेंगे? दोनों ही मिल गए, डुप्लीकेट भी और ओरिजिनल भी। तो क्या करेंगे क्लियरिंग के टाइम पर? पे द ओरिजिनल डीडी एंड रिटर्न द डुप्लीकेट विथ ओरिजिनल ऑलरेडी पेड। बी कह रहा है कि पे द डुप्लीकेट डीडी एंड रिटर्न द ओरिजिनल, रीजन ऑलरेडी पेड। आप सभी लोग कह रहे हैं बी होना चाहिए। ओके, पे बोथ द ड्राफ्ट, इनवोक इंडेमनिटी अगेंस्ट द परचेसर। ठीक है, पे ईदर एंड रिटर्न द अदर। बी कह रहा है कंसल्ट इट्स लीगल एडवाइजर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। बी कह रहे हैं सभी लोग, एक मत से कह रहे हैं कि बी ही होगा और बी ही होना चाहिए, बी ही होके रहेगा सही जवाब। तो सभी लोग कह रहे हैं बी शुड बी द राइट आंसर, कि डुप्लीकेट को पे करेंगे और रिटर्न कर देंगे लिख के कि डुप्लीकेट ऑलरेडी पेड। बिल्कुल सही जवाब, बिना किसी संदेह के फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन सभी लोगों ने दिया है, एकदम करेक्ट आंसर। तो वेरी वेल डन। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला सवाल। डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू हुआ, ऑब्जर्व किया गया कि यूजुअल फॉर्मेलिटी करके डुप्लीकेट ड्राफ्ट दे दिया। नेक्स्ट द ओरिजिनल ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड थ्रू क्लियरिंग व्हेन डुप्लीकेट इज येट टू बी पेड अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, ब्रांच क्या करेगी? यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ बी लिखा हुआ है। तो बता दीजिए आप लोग, इन तीनों में से आपको लगता हो कोई सही आंसर तो, अदरवाइज ठीक है, सी कह रहे हैं यहाँ पर, बी में कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
ठीक है, तो आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि रिटर्न द ड्राफ्ट विद रीजन ड्राफ्ट रिपोर्टेड लॉस्ट एंड डुप्लीकेट सिंस इशूड। ठीक है, सभी लोगों का एक मत से कहना है कि सी को लगा दीजिए ताला, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रविंद्र जी, अशोक जी का भी यही कहना है कि सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सी के साथ जाएंगे, सी इज द वेरी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने। ऐसे केस में रिटर्न कर देंगे ड्राफ्ट, कह देंगे आपने कहा था गुम गया, और डुप्लीकेट इशू कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन ये था कि कौन सा पे करेंगे, यहाँ पर भी वर्डिंग डिफरेंट है, बट ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। When a locker holder reports loss of key, एक लॉकर ने, उप्स मैंने आंसर बता दिया, बहुत ही फास्ट चलता है कभी कभी ये फोन। एनीवेज पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अगर कोई लॉकर की रिपोर्ट करने आया है कि गुम गई है, तो क्या किया जाएगा? लॉकर को ड्रिल किया जाएगा और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो जिसने घुमाया है उससे लिए जाएंगे। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि आप सभी लोग कह रहे हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Normally, access to locker of a deceased customer is allowed to his successor on production of. Normally क्या होगा, अगर आपको किसी को कोई गुजर गया है कस्टमर, उसके लॉकर की आपको एक्सेस देनी होगी, तो क्या देने पर दिया जाएगा? इंडेमनिटी बॉन्ड, लेटर ऑफ क्या है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आइडेंटिटी कार्ड, या फिर लेटर ऑफ गारंटी, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर विजय जी कह रहे हैं ए, वीपी सिंह जी का कहना है बी, मनीष कुमार जी कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज, पवन जी कह रहे हैं ए, चंदन जी कह रहे हैं ई, नितिन जी का भी कहना है ए। ओके, मेरी स्क्रीन बंद हो गई है, चलिए मैं एक बार और शेयर करती हूँ। ठीक है, दीपक कुमार जी का कहना है ई, ई, ई। तो अभी बाकी साथी कह रहे हैं ई, कुछ साथियों ने कहा बी, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोवेट, या फिर ए ओनली, इंडेमनिटी बॉन्ड। अरुण जी कह रहे हैं, कुसुम जी कह रही है कि चारों को ही प्रोड्यूस किया जाएगा तो उनको एक्सेस मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, दूर भगाते हैं। यहाँ पर जो है बी जो है करेक्ट आंसर है। अगर नॉर्मल एक्सेस देनी है किसी डिसीज कस्टमर के उसके सक्सेसर को, तो उसे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट लिया जाएगा, तो फिर उसको वो नॉर्मल एक्सेस दी जा सकेगी। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन की दुविधा आई होप दूर हो गई होगी, के बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है कह रहा है द टाइमिंग ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट एट आवर ब्रांच आर 10:15 to 4:45. ए लॉकर होल्डर अप्रोच द ब्रांच एट 9:45 एंड विद अ रिक्वेस्ट टू अलाउ हिम लॉकर ऑपरेशन सिंस ही हैज अ ट्रेन टू कैच। कौन से सर्कमस्टांसेस में उसे अलाउ करेंगे? पहले ही आ गया ब्रांच खुलने की कि मुझे मेरे अकाउंट को, लॉकर को ओपन करने दीजिए, पर आपका ब्रांच जो है 15 मिनट बाद खुलता है, इस केस में क्या करेंगे? may allow him operations looking his urgent requirements, A कह रहा है, B कह रहा है should not accede to his requests, must allow him operations if the bank is open, may accede to his request after obtaining indemnity। तो अभी आप सभी लोग कह रहे हैं, वीपी सिंह जी, अविनाश जी, और ऊपर जितने साथी लोगों ने जवाब दिया है, दीपू जी, सुशांता जी, सभी लोग कह रहे हैं बी। कुसुम जी का भी कहना है बी कि ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंस हो, दिस रिक्वेस्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे केस में नहीं एक्सेप्ट की जाएगी इनकी रिक्वेस्ट। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। पेंशन अकाउंट कैन बी ओपन इन, पेंशन अकाउंट किन किन के नाम पर ओपन हो सकता है? सिंगल पेंशनर के नाम पर, या फिर जॉइंटली उनके स्पाउस के साथ? बी ऑप्शन कह रहा है जॉइंट नेम ऑफ द पेंशनर with his spouse or her spouse, joint name of the pensioner and any member, single name of the pensioner, D कह रहा है none of these। जॉइंट नेम पे खुल सकता है, आप लोग सभी कह रहे हैं, आशु जी, रविंद्र जी, कुसुम जी, शैलेंद्र जी कह रहे हैं डी, सिर्फ पेंशनर के नाम पे खुल सकता है। बाकी सभी साथी कह रहे हैं बी कि जॉइंट नेम पे खुलेगा, पेंशनर और जो भी उनके स्पाउस रहेंगे, उनके हस्बैंड या वाइफ, उनके नाम। ठीक है, ए कह रहे हैं विजय जी की सिंगल नेम पे खुलेगा, या तो पेंशनर के या फिर जॉइंटली उसके स्पाउस के।
चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो ए जो है सही जवाब है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ए कह रहा है कि सिर्फ पेंशनर के नाम पर या जॉइंटली उस पेंशनर और उसके स्पाउस के नाम पर, ये दोनों ऑप्शन दे रहा है ये ऑप्शन, विच मेक सेंस, और इसलिए ए जवाब है। बी कह रहा है सिर्फ जॉइंट नेम पे ही खुलेगा, पेंशनर और उसकी वाइफ या हस्बैंड के नाम पर, तो विच मेक्स ए द राइट आंसर। यहाँ शब्दों का खेल है, तो ए ऑप्शन इसलिए है क्योंकि कह रहा है खुद सिंगल अपने पेंशनर अपने नाम पे भी खोल सकता है या जॉइंटली उसके हस्बैंड या वाइफ के साथ भी, तो विच मेक्स ए द वेरी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वैसे बी वाज आल्सो राइट आंसर, तो वेरी वेल डन, आप सभी लोगों ने अच्छा जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन अनस्टैम्प्ड पेपर authorizing the bank to recover excess amount of pension paid if any is obtained from the pensioner। आपको बताना है कि लेटर कब लिया जाएगा अंडरटेकिंग का, ताकि जो भी एक्सेस अमाउंट है पेंशन का जो पे किया गया है, तो वो व्हेन इट इज पेंशनर से कब लिया जाता है। वंस अ ईयर इन नवंबर, ट्वाइस अ ईयर इन अप्रैल एंड अक्टूबर, एवरी मंथ इन द बिगिनिंग बिफोर स्टार्टिंग पेमेंट ऑफ पेंशन, या फिर एवरी टाइम एरियर्स आर पेड। तो डी कह रहा है कि जब भी एरियर पे होंगे तब, या फिर एक बार नवंबर में, या फिर एक बार अप्रैल या अक्टूबर में, या फिर, ठीक है आप लोग कह रहे हैं डी, ए, बी। ठीक है यहाँ पर कुसुम जी कह रही है ई। डी ऑप्शन हमारा कह रहा है इन द बिगिनिंग बिफोर स्टार्टिंग पेमेंट ऑफ पेंशन। मनीष जी कह रहे हैं, शैलेंद्र जी कह रहे हैं ए, और एक बीपी सिंह जी भी कह रहे हैं डी होना चाहिए, और बाकी कुछ साथी ने डी कहा है। अनुराग जी कह रहे हैं कि ए हो सकता है, वंस इन ईयर इन नवंबर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेके, कंफ्यूजन को हटाते हैं, दूर भगाते हैं। यहाँ पर जो है बिगिनिंग या बिफोर स्टार्टिंग पेमेंट ऑफ पेंशन, जब भी पेंशन की पेमेंट स्टार्ट हो रही है उसके पहले या उसके बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ओनली, ये जो डॉक्यूमेंट है उनसे ले लिया जाएगा। इन केस ऑफ कि जब एक्सेस अमाउंट रिकवर करना हो, पेंशन जो भी आपकी पे गई है वहां पर एक्सेस अमाउंट पे करने के लिए, इन द बिगिनिंग बिफोर स्टार्टिंग पेमेंट ऑफ पेंशन, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट कब लिया जाता है फ्रॉम अ पेंशन। लाइफ सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ पेंशनर इन द बिगिनिंग एंड आफ्टर 5 years, इन नवंबर एवरी ईयर। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं बी। सारे ऑप्शंस मुझे पढ़ने भी नहीं दिए, सभी ने एकदम लाइन लगा दी है बी ऑप्शन की। ये तो बिल्कुल ही समय देने का क्वेश्चन नहीं है, बी जरूर ही जवाब सही है, आप बिना निसंदेह कह सकते हैं। नवंबर, हर साल नवंबर में ही लाइफ सर्टिफिकेट जो है लिया जाता है पेंशनर से। ये भी आपका इजी, वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल। आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ नॉन रीमैरिज फ्रॉम विडोज ऑफ पेंशनर फ्रॉम फैमिली पेंशन इज टेकन। विडोज हैं पेंशनर्स की फैमिली पेंशन में, उससे नॉन रीमैरिज का सर्टिफिकेट जो है कब लिया जाता है। इन मई एवरी ईयर, इन नवंबर एवरी ईयर, या मई और नवंबर हर साल, या फिर वन टाइम इन द बिगिनिंग एंड डिक्लेरेशन दैट शी विल बी इन्फॉर्म द बैंक इफ शी गेट्स रीमैरिड। और ई कह रहा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप सभी कह रहे हैं कि डी होना चाहिए, कि एक बार बिगिनिंग में लिया जाएगा और उसके बाद डिक्लेरेशन लेंगे, अगर वो कि वो बैंक को बताएंगी जब भी वो दोबारा शादी करती हैं तो। ठीक है, सभी लोग एक मत से कह रहे हैं, यहाँ पर डी पे ताला लगा दीजिए, डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर लेट्स गो विद द डी ऑप्शन। श्रीदेवी जी का भी यही कहना है। चलिए डी इज द वेरी करेक्ट आंसर, फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, वेरी वेल डन। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। Pension is required to be credited normally during last 3-4 working days of the month, but for the month of what? आपको बताना है कि पेंशन हर महीने क्रेडिट नॉर्मल होती है लास्ट 3-4 वर्किंग डेज पर ऑफ द मंथ, पर कौन से मंथ में चेंज रहता है। अक्टूबर इट इज क्रेडिटेड ऑन 1st November, मार्च इट इज क्रेडिटेड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल। ठीक है, सभी लोग ने फिर से कह दिया है बी, श्रीदेवी जी कह रही है मार्च। ठीक है, कि मार्च की जो है 31st वर्किंग डे ऑफ अप्रैल में होती है। और बाकी सभी लोग कह रहे हैं जी, चंदन जी, शैलेंद्र जी, पवन जी, और सभी का कहना है बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए लेट्स गो विद द बी ऑप्शन, बी को लगा देती हूँ ताला। बी इज द वेरी करेक्ट आंसर, फुल मार्क्स। मार्च में क्रेडिट होती है, पर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल को मिलती है पेंशन की पेमेंट। चलिए शाबाश, वेरी वेल डन। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर।
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पेंशन अकाउंट। इसमें जो पेंशन अकाउंट है उसमें जो सबसे गलत जवाब है, गलत स्टेटमेंट है, वो आपको बताना है। चलिए सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट्स। we can now issue checkbooks in pension accounts in personal presence of pensioner for withdrawal is not to be insist upon। तो आप इशू कर सकते हैं चेकबुक पेंशन अकाउंट में जब पर्सनल प्रेजेंस हुई पेंशनर की, और विड्रॉल के लिए पर इंसिस्ट नहीं कर सकते। वी कैन एक्सेप्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लाइक LIC प्रीमियम्स, ट्रांसफर, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा फ्रॉम पेंशनर, उनसे ये सब पेमेंट्स ले सकते हैं। अमित जी कह रहे हैं ई होना चाहिए, नन ऑफ दीज। और पेंशनर कैन नॉट एक्सरसाइज नॉमिनेशन इन पेंशन अकाउंट ओपन। अपना नॉमिनेशन नहीं कर सकते पेंशन अकाउंट में अगर जो नॉमिनी का नाम है ऑलरेडी PPO में अवेलेबल हो तो। डी कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज। रितेश जी कह रहे हैं कि तीनों ही गलत हैं, एक भी सही नहीं है। और प्यारे लाल जी, आदित्य जी और अविनाश जी कह रहे हैं कि ई जो है ये सारे स्टेटमेंट सही है, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। चलिए थोड़ी सी दुविधा लग रही है यहाँ पर, चल फटाफट से दूर भगाते हैं, देख लेते हैं सही जवाब जो है वो क्या है। यहाँ पर हमारा सही जवाब है सी। ऐसा क्योंकि पेंशनर इसमें लिखा है कैन नॉट एक्सरसाइज नॉमिनेशन इन पेंशन अकाउंट, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये जो गलत है इस पेंशन अकाउंट के केस में, दैट्स व्हाई इट स्टैंड्स टू बी इनकरेक्ट। तो यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो अरुण सिंह जी ने, जी हाँ आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी वेल डन। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। When a pensioner commutes part of his basic pension, the commuted portion is resorted after। जब जो पेंशनर है वो अपने एक पार्ट का बेसिक पेंशन में अमाउंट डालता है, तो वो कम्यूटेड पोर्शन कैसे रिसॉर्ट किया जाता है? 15 साल के बाद रिटायरमेंट के। ओ माय गॉड, मैंने आंसर तो पहले ही बता दिया। पर आप लोग सही कह रहे थे, यहाँ पर बी बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। समटाइम्स ये जूम जो है बहुत फास्ट वर्क करता है, तो मुझे पता भी नहीं चलता और ये टिक हो जाता है। बट ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने सही जवाब दे रहे थे बिफोर गेटिंग द आंसर। एनीवेज, नाउ यू नो द करेक्ट आंसर ऑल्सो, जिन्हें नहीं भी पता था, नो वरीज। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट जो स्कीम है 2004 की, कैन बी ओपन्ड बाय सीनियर सिटीजन विद। सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम अकाउंट 2004 है, वो कहाँ पर किसके साथ ओपन कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस हो गया, SBI या उसके एसोसिएटेड बैंक, any branch of public sector or private sector, any branch of private sector bank, any branch of public sector private sector operating PPF scheme and post office। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं ई ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक है, जब सभी लोग ई के साथ जा रहे हैं तो चलिए ई ऑप्शन को लॉक करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सवाल जो है कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है। जी हाँ, ई इज द वेरी करेक्ट आंसर। जो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 के अंडर अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो किसी भी ब्रांच, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, जो PPF स्कीम को चला रहे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, सभी के साथ जाके ये अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स। मिनिमम एज टू बी एलिजिबल कितना है इस अकाउंट को अगर खोलना है, तो मिनिमम एज कितनी है एलिजिबिलिटी की? 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 55 ईयर्स अगर VRS लिया है तो 50 साल, या इधर A और C, 60 ईयर्स या C। A और C भी है, सभी लोग कह रहे हैं ई। संतोष जी, अशोक जी कह रहे हैं ई होना चाहिए, 60 और 55 ईयर्स। ई ऑप्शन कह रहा है इधर A और C। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पर ई शुड बी द राइट आंसर, या तो 60 साल मिनिमम, और अगर VRS लिया है तो फिर 55 साल। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब, ई इज द करेक्ट आंसर। अगर VRS लिया है तो 55 साल, और अगर नहीं लिया है तो नॉर्मल केस में 60 ईयर्स। तो यहाँ पर ई इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्हें कंफ्यूजन था यहाँ ए और ई में, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो यहाँ पर
ऐसे केस में इधर ए और सी का ही सही जवाब होगा। Senior citizen savings scheme account can be opened in the name of senior citizen singly या फिर jointly with the member of any family, jointly with spouse, either A or C, either A or B। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो काफी सारे विभिन्न विभिन्न, और यहाँ पर डी कह रहे हैं आप लोग इधर ए और सी, या तो अकेले या तो जॉइंटली विद स्पाउस। डी जो है इधर ए और सी, ई है इधर ए और बी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कह रहा है कि किसी भी फैमिली मेंबर के साथ ओपन कर सकते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है कि जॉइंटली कोई भी फैमिली मेंबर हो इररिस्पेक्टिव, तो उनके साथ खोल सकते हैं। प्यारे लाल जी कह रहे हैं सी, जॉइंटली विद स्पाउस। ठीक है, ठीक है। सी सी में कह रहे हैं कि सिर्फ अपने स्पाउस के साथ ही खोल सकते हैं, अकेले नहीं खोल सकते। सी ऑप्शन सिर्फ एक ही जवाब दे रहा है कि सिर्फ अपने जो भी हस्बैंड या वाइफ है उन्हीं के साथ खोल सकते हैं, अकेले सिंगल नाम पे नहीं खोल सकते। तो यहाँ पर इसलिए जो है हमारा जो आंसर सही है शुड बी डी, के अपने खुद के नाम से भी खोल सकते हैं, अपने जो भी उनके हस्बैंड या वाइफ है या फिर कहा जाए स्पाउस है उनके साथ में ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पर इधर ए और सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मैक्सिमम अमाउंट दैट अ सीनियर सिटीजन कैन इन्वेस्ट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 इज। मैक्सिमम कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, या कोई सीलिंग नहीं है, देयर इज नो सीलिंग। बी कह रहे हैं 15 लाख। अनीश कुमार जी कह रहे हैं कि अब 30 लाख हो गया है। ठीक है, सॉरी 15 लाख। ठीक है, बी कह रहे हैं कुछ साथी, बी नाउ 30 लाख हो गया है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पर, अगर ये अपडेटेड नहीं है तो फिर हाँ, तो 30 सीलिंग के बजाय आप लोग सभी कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे 30 लाख जो है बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ऑप्शंस में नहीं था, बट यस ई वॉज द 30 लाख ऑप्शन। आप सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वेल वर्स्ड हैं आप लोग, विच इज अ वेरी गुड थिंग। चलिए 30 लाख इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर इज अ लॉकर इन जॉइंट नेम ऑफ ए और बी एंड ऑपरेटेड बाय either A or B. A report loss of the key and stops operation in locker. Next day B comes with the key to operate locker. What should the bank do? दोनों साथ में चलाते हैं जॉइंट नाम पर। ए कहता है कि चाबी गुम गई और बोलता है कि लॉकर का ऑपरेशन स्टॉप कर दो। नेक्स्ट डे बी आया, कह रहा है कि मेरे पास चाबी है और ऑपरेट करना चाहता है। तो आप लोग कह रहे हैं सी, अलाउ ऑपरेशन टू बोथ जॉइंटली। दोनों को अलाउ करेंगे कि दोनों ही अपना लॉकर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी लोग कह रहे हैं कि सी होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, अलाउ ऑपरेशंस एज इट कैन बी ऑपरेटेड बाय ईदर। बी कह रहा है अलाउ ऑपरेशंस ओनली टू ए हु हैज रिपोर्टेड लॉस, डोंट अलाउ ऑपरेशंस टू ईदर और जॉइंटली। चलिए, पर अभी सब लोग सी कह रहे हैं कि दोनों को ही जॉइंटली अलाउ करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। संदीप जी कह रहे हैं कि डी हो सकता है, बट यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि दोनों को ही जॉइंटली ऑपरेट करने के लिए अलाउ कर देगा बैंक, क्योंकि दोनों के ही नाम पर अकाउंट के जॉइंटली ऑपरेशन है उनका। तो यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, जैसे कि आप सभी ने जवाब दिया। वेरी वेल डन। At the time of allotment of a locker, a bank may accept maximum fixed deposit up to। जब भी अलॉटमेंट होता है लॉकर का, तो एक बैंक कितने अमाउंट तक का फिक्स्ड डिपॉजिट ले सकता है? 3 years का रेंट एंड चार्जेस फॉर ब्रेकिंग ओपन द लॉकर, 1 year का रेंट एंड चार्जेस ब्रेकिंग ओपन द लॉकर, द अमाउंट इंटरेस्ट इन विच विल बी इक्वल टू द रेंट 1 year। सभी कह रहे हैं कि ए, सभी लोग कह रहे हैं कि 3 साल का रेंट लेगा, उसके साथ साथ जितने चार्जेस लगेंगे लॉकर को तोड़ने के लिए इन केस ऑफ लॉस ऑफ की, तो वो भी लेगा। चलिए सभी लोग कह रहे हैं ए, तो देर किस बात की, ए को करते हैं लॉक। ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन। यहाँ पर ए इज द एक्सट्रीमली करेक्ट आंसर। सभी को मिलते हैं फुल मार्क्स। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय under provisions of gratuity act which was subject to a maximum rupees 10 lakh has been raised to 10 लाख से कितने लाख तक कर दिया गया है? तो मनीष जी कह रहे हैं 20 लाख। बी बी बी। प्यारे लाल जी, अमित जी, अमित कुमार जी, दीपू जी, मूलचंद जी, पवन जी, मिश्रा जी, सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर
जो है बी 10 लाख से करके उससे 20 लाख कर दिया गया है। और किसी को लगता है क्या बी के अलावा कोई और आंसर हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम बी को कर देंगे लॉक और आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। सुशांता जी कह रहे हैं ए 15 लाख। 10 लाख से बढ़ाकर यहाँ पर 20 लाख कर दी गई है, जैसे कि आप लोगों ने कहा, बिल्कुल राइट। यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेल डन। आ जाइए, अब पेंशन एट फुल रेट इज पेबल आफ्टर डैश इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। एक जो पेंशन जो है पूरा अमाउंट फुल रेट पर कब पेबल होती है, कितने साल की सर्विस के बाद? 28 ईयर्स, 33 ईयर्स, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स या 25 ईयर्स? पवन जी कह रहे हैं बी, दीपमाला जी कह रही है ए। बी, ए बी, ए बी, ठीक है। 28 और 33 आंसर में देख रही हूँ। हम कुछ साथी कह रहे हैं कि 28 ईयर्स के बाद पे होती है, कुछ साथी कह रहे हैं कि 33 ईयर्स के बाद। प्यारे लाल जी, संदीप जी कह रहे हैं कि बी शुड बी द राइट आंसर। और दीपू जी और कुछ और साथी कह रहे थे कि 28 ईयर्स। 25 ईयर्स कह रहे हैं सुशांता जी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, पर मोस्टली लोग बी के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बट द करेक्ट आंसर इज फुल रेट पर पेंशन जो है 28 साल की सर्विस के बाद, कंप्लीटेड सर्विस के बाद पेबल हो जाएगी। पेंशन एट फुल रेट इज पेबल आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो यहाँ पर 28 ईयर्स के बाद पेंशन जो है मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टॉप पेमेंट ऑफ अ डीडी? कौन जो है डीडी का पेमेंट स्टॉप कर सकता है? इसका सवाल, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, आप सभी लोग फिंगर टिप्स पे जानते हैं इसका जवाब। फटाफट चैट में दे दीजिए कि कौन जो है डीडी का पेमेंट स्टॉप कर सकता है। परचेजर, इशूइंग बैंक, पे, ड्रॉई या नन ऑफ दीज? कोई नहीं कर सकता। रविंद्र जी, पवन जी कह रहे हैं ई, और ए कह रहे हैं अशोक जी। परचेसर कर सकता है ऐसा कह रहे हैं। बाकी साथी कह रहे हैं, अरुण जी भी कह रहे हैं ई जो है, ई नहीं कर सकता। ये सवाल हम पिछले बार भी काफी टाइम पर देख चुके हैं। यहाँ पर डीडी का पेमेंट कोई नहीं रोक सकता, नो बडी कैन स्टॉप द पेमेंट ऑफ डीडी। तो यहाँ पर इसलिए हमारा ई जो है सही जवाब हो जाता है। चाहे अगर पेमेंट की, डीडी की पेमेंट नो बडी कैन स्टॉप, तो यहाँ पर ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू कम्युनिकेशन एज ऑफ अ पार्ट ऑफ पेंशन। बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इन सब में से। ओनली 1/3 ऑफ बेसिक पेंशन कैन बी कंप्यूटेड, और commuted portion of the basic pension is restored after 15 years. If a request of communication is received after 1 year from the date of retirement, it will be only allowed after medical examination, या फिर all of these या none of these? तो आप सभी लोग अभी तक डी जवाब दे रहे हैं कि all of these होना चाहिए। तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए ठीक है। अविनाश कुमार जी कह रहे हैं बी। बाकी सभी साथियों का कहना है डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों ने डी भी कहा है। पवन डी ही कह रहे हैं सभी लोग। चलिए देख लेते हैं। प्यारे लाल जी, अरुण जी कह रहे हैं बी। तो यहाँ पर जो सारे ही स्टेटमेंट है इन रिगार्ड्स टू पेंशन सही है। अगर कम्युनिकेशन 1 साल बाद आएगा तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कम्यूटेड पोर्शन जो है वो रिस्टोर किया जाएगा 15 साल के बाद। और ए ऑप्शन कह रहा है सिर्फ 1/3 बेसिक पेंशन ही कम्यूट की जाएगी। तो ये जो सारी ही इंफॉर्मेशन है ये पेंशन के रिगार्ड में सही है। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ऑफ द पेंशन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पीपीएफ अकाउंट किसके नाम पर खोला जा सकता है? इंडिविजुअल के, एचयूएफ के, ट्रस्ट के, सोसाइटी के, या ऑल ऑफ दीज? ये ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। एक पीपीएफ अकाउंट किन किन के नाम पर ओपन किया जा सकता है? अमित जी कह रहे हैं ई, अविनाश जी कह रहे हैं ए, अमित जी का कहना है ए, पवन जी कह रहे हैं ई, आदित्य जी, मनीष जी, दीपू जी, मूलचंद जी, सभी लोग कह रहे हैं कि ए होना चाहिए। सिर्फ एक इंडिविजुअल खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट। बाकी कुछ साथी कह रहे हैं कि सभी खोल सकते हैं, एचयूएफ हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो। तो शांता जी, रविंद्र जी कह रहे हैं ए होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं फटाफट। मोस्टली लोगों का कहना है ए कि पीपीएफ अकाउंट, जी हाँ बिल्कुल सही है। आप लोग इंडिविजुअल के नाम पर ही पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है, कोई भी एचयूएफ, ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर नहीं ओपन हो सकता। ओनली एन इंडिविजुअल कैन ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। चलिए यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर, फुल मार्क्स आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अनुसार 1963 में
एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 किस पे एप्लीकेबल होते हैं? तो इन अगर ये दो लॉज की बात करें तो ये कौन से बैंक पे एप्लीकेबल होते हैं? फॉरेन बैंक्स पे, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑल ऑफ दीज, या ओनली बी एंड सी अबव? बी और सी क्या क्या है? इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। सी ई ऑप्शन ये कह रहा है और डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है वो कौन से बैंक्स पे एप्लीकेबल होते हैं? तो अब सभी लोग कह रहे हैं कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे होते हैं, और डी ऑप्शन जो है वो कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। मनीष कुमार जी कह रहे हैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे होते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है बिल्कुल सी है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक पे लागू है ऑफिशियल एक्ट 1963, जो कि अमेंड किया गया 1967 में, और OLR ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे एप्लीकेबल है, बाकी में नहीं है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। ऑफिशियल लैंग्वेज से ध्यान रखिएगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी द वेरियस स्टेट्स और यूटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू रीजन ए, बी और सी। महाराष्ट्र कौन से स्टेट में आता है? ए, बी और सी में से महाराष्ट्र कौन से स्टेट में फॉल करता है? बी, सी, ए, बोथ सी एंड ए, नन। तो यहाँ पर ए कह रहे हैं बी कैटेगरी में आता है। बी, बी कैटेगरी। चलिए देख लेते हैं। डी भी ऑप्शन दिया है एक आप लोगों में से किसी ने। चलिए देख लेते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है, बी कैटेगरी में आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके बारे में एक और डिटेल सेशन हम किसी दिन रख लेंगे। अभी क्योंकि समय कम है, आपका नेक्स्ट सेशन भी चालू होगा, तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन जो है कवर करते हैं। चलिए, मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी शुड बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी की मीटिंग साल एटलीस्ट कितने कब होनी चाहिए? वंस इन अ फोर्टनाइट, मंथ, क्वार्टर, या हाफ ईयर, या वीक? वंस इन क्या होना चाहिए? ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कमिटी की। फोर्टनाइट मनीष जी लिख रहे हैं, संतोष जी कह रहे हैं सी, अविनाश जी कह रहे हैं डी, अरुण जी का भी कहना है डी, हाफ ईयरली होनी चाहिए। श्रीदेवी जी का भी यही कहना है, आदित्य कुमार जी, दीपमाला जी, ओंकार जी कह रहे हैं डी, अशोक जी का कहना है सी। ठीक है, ओके, डी। सभी लोग कह रहे हैं कि डी होना चाहिए, हाफ ईयरली मोस्टली, पर कुछ लोगों का कहना है फोर्टनाइट। बट यहाँ पर ना डी ना ए, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी की मीटिंग जो है क्वार्टरली होनी चाहिए, एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर। एक क्वार्टर में एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर होनी चाहिए, ना ही फोर्टनाइट ना ही हाफ ईयरली। तो ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी की बात हो रही है, इनकी मीटिंग क्वार्टरली होगी। The bank have been advised to provide working knowledge of Hindi to all the staff members in which region? कौन से रीजन में उनके स्टाफ को हिंदी की भाषा की जानकारी होनी चाहिए? रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, डी, सॉरी सी और डी में कह रहा है रीजन ए और बी, और ऑल थ्री रीजन। सभी लोग कह रहे हैं ई। प्यारेलाल जी कह रहे हैं ए, अरुण सिंह जी कह रहे हैं ए और डी, ए और बी, डी ऑप्शन में जो दिए हुए हैं। अमित जी का भी कहना है डी, अमित कुमार जी कह रहे हैं ई, बाकी सभी साथी कह रहे हैं ई, कुछ ही साथी कह रहे हैं ए और डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हल्का सा कंफ्यूजन है हमारे आंसर्स में। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर भगाया जाए और देखते हैं सही जवाब क्या है। सारे ही रीजन में, चाहे ए, बी और सी में, उन्हें एडवाइस किया गया है कि वो वर्किंग नॉलेज को हिंदी में प्रोवाइड करें टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स। तो यहाँ पर एडवाइस किया गया है टू ऑल रीजन्स, ऑल थ्री रीजन्स में एडवाइस किया गया है कि अपने जो इंफॉर्मेशन है वर्किंग नॉलेज की वो हिंदी में प्रोवाइड की जाए, ए, बी और सी तीनों रीजन में। ठीक है। टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट इन बैंक इज डिडक्टेड एट सोर्स इफ इंटरेस्ट पेबल इन अ फाइनेंशियल ईयर इज। जो हमारा टैक्स है इंटरेस्ट जो भी टर्म डिपॉजिट में है वो कब, कौन से फाइनेंशियल ईयर में किया जाएगा, जब अमाउंट कितना हो? डी, बी। तो मैं ऑप्शंस देख लेती हूँ। ₹10,000 एंड अबव, मोर देन ₹40,000 फॉर जनरल, मोर देन 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन, बोथ बी एंड सी। तो अरुण जी कह रहे हैं डी होना चाहिए, ओमकार जी, नितिन जी, अमित जी, अशोक जी, अमित कुमार जी, दीपू जी सभी कह रहे हैं डी, बोथ बी एंड सी के केस में होगा। बबलू जी का भी यही कहना है, दीपमाला जी का भी डी कहना है, मूलचंद जी भी कह रहे हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर, पवन मिश्रा जी का भी यही कहना है। चलिए फिर सभी जब डी के साथ जा रहे हैं तो डी को ही ताला लगाते हैं यहाँ पर। देख लेते हैं यहाँ पर
क्या है हमारा सही जवाब? यहाँ पर बिल्कुल सही, बी और सी के केस में जो है टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट डिडक्ट हो जाएगा सोर्स पर, अगर इंटरेस्ट पेबल होगा। बी और सी से करेक्ट आंसर। अरुण जी लिख रहे हैं कि 15G और 215H में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन कैश डिपॉजिट बाय अ वैल्यूड कस्टमर यू फाइंड दैट वन ऑफ द बैंक नोट इज काउंटरफीट, व्हाट विल बी डन? डिपॉजिट किया है कस्टमर ने, आपके वैल्यूड कस्टमर ने कैश देखा डिपॉजिट किया है, पर उसमें से कुछ काउंटरफीट नोट निकले हैं, कुछ ऐसे नोट निकले हैं जो कि काउंटरफीटेड हैं, तो उसमें केस में आप क्या करेंगे? Note will be returned as customer is valuable. Note will be returned but only after marking counterfeit note stamp. Note will be impounded and not returned at all. जैसे कि आप सभी लोग कह रहे हैं none of these. तो यहाँ पर आप सभी लोग कह रहे हैं कि उसको जब्त कर लेंगे और बिल्कुल नहीं रिटर्न किया जाएगा, चाहे वो वैल्यूबल कस्टमर हो या नहीं हो, नोट को जब्त करना ही करा जाएगा। सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए डी के साथ ही जाते हैं यहाँ पर, सॉरी सी के साथ जाते हैं, नॉट डी। तो काउंटरफीट जब भी आप नकली नोट निकला है, चाहे वो वैल्यूबल हो चाहे नॉर्मल कस्टमर हो, वो नोट को जब्त किया जाएगा और रिटर्न नहीं किया जाएगा। फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डुप्लीकेट डीडी हैज टू बी इशूड टू परचेज इट विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर डुप्लीकेट डीडी को इशू किया जाना चाहिए? 14 days request की, 14 days of completion of formalities, 14 days of request provided formalities are completed, none of these। पहले में कह रहे हैं कि 14 दिन रिक्वेस्ट के 14 डेज में, बी कह रहा है कि completion of formalities, सी दोनों को मिक्स करके कह रहा है कि रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हो 14 दिन में ही उनको लौटाना है, और बी कह रहा है नन ऑफ दीज। आप में से मोस्टली लोग अभी सी कह रहे हैं, प्यारे लाल जी, मनीष जी, अमित सिंह जी, नितिन पटेल जी का भी कहना है कि सी है, सी शुड बी द राइट आंसर। और दीपमाला जी कह रही है बी, सुशांता जी कह रहे हैं ए इस केस में, बाकी सभी लोग कह रहे हैं सी, और दीपमाला जी ने कहा है ए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो है सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 14 डेज प्रोवाइडेड फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई हो रिक्वेस्ट के 14 दिन में, डुप्लीकेट डीडी इशू होनी चाहिए विद इन 14 डेज ऑफ रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड। तो आज हमारे कुछ इतने ही क्वेश्चन थे, लगभग हमने अराउंड 43 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो आई होप आप लोगों को जो है आज के सेशन में मजा आई होगी, और आज का जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज का सेशन हम इसी नोट पर एंड करते हैं, इस अच्छे से कोट के साथ कि लिखा है कि पिता से संघर्ष सीखो, माता से संस्कार, बाकी सब कुछ तो दुनिया सिखा ही देगी। तो ये एक बहुत अच्छा लर्निंग वो है कि हमें अपने पेरेंट्स से काफी चीजें सीखनी चाहिए, संयम और संघर्ष हम अपने पिता और माता से सीख सकते हैं, और बाकी सब कुछ तो दुनिया से हम लोग सीख ही लेते हैं, लेसन हम एक्सपीरियंस से ले ही लेते हैं। तो आज का जो सेशन था वो इसी नोट पर हम आज एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। कोई फीडबैक हो तो प्लीज प्रोवाइड कीजिएगा, कैसा लगा आपको सेशन? आई होप आप सभी को मजा आई होगी। और आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो 9:30 से होगा, 9:30 पे चालू होगा, तो प्लीज दोबारा से ज्वाइन बैक, आपकी लिंक पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा एट 9:30। और अगर कुछ भी आप लोगों को प्लीज टेक अ ब्रेक, आप लोग डिनर कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ ऐसे जुड़ने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, और थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।